कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आना स्ट्रेंज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तब भी आप ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं, इवन पढ़ा भी सकते हैं। आज का ये एपिसोड उतना ही खास होने वाला है जितना आज के हमारे गेस्ट। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है गुरुजी मनोज भंडारी सर का। थैंक यू सो मच। आप सभी आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और वेटन लाइव के दर्शकों मेरा सादर। सर सीधा आपसे एक सवाल पे आना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना और फिर ज्योतिष विद्या में आना कितना आसान था, कितना मुश्किल था, या कैसे आपकी रुचि हुई? देखिए रुचि कुछ जन्मजात होती है और कुछ हमारे बचपन के संस्कारों से होती है। I was very fortunate to have been born to a family of a civil servant. हमारे पिताजी श्री कृष्ण चंद्र भंडारी जी यूपी सरकार में काम करते थे, और लेकिन वो बड़े पैशनेट थे एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को लेके। एंड ही यूज्ड टू बी अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। मतलब हिज बिगेस्ट पॉइंट ऑन विच ही स्कोर्ड इन द हार्ट्स ऑफ पीपल was his write-ups on astrology. तो उनके जो राइटअप्स थे वो डॉक्टर बी रमन की एक मैगजीन आती थी, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में उनके राइटअप छपते थे। ये मैं 1978 की घटना बता रहा हूँ। 1978 तक मैं काफ़ी क्रिकेट खेलता था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन हमारे परिवार में पढ़ाई का बहुत माहौल था। जैसे मेरी दीदी दीप्ति भंडारी हमेशा क्लासेस में फर्स्ट आती थी और मैथमेटिक्स की वो टॉपर रहती थी। तो पढ़ाई का माहौल तो हमने, और मेरे फादर भी बहुत वोरेशियस रीडर थे। ही यूज्ड टू हैव अ लाइब्रेरी ऑफ मोर देन 6000 बुक्स व्हिच यूज्ड टू हैव कार्ल मार्क्स से लेकर लेनिन तक, मैक्सिम गोर्की से लेकर और चार्ल्स डिकेंसन, जेन ऑस्टिन, मतलब you can name any, like Freedom at Midnight by Dominic Clapper, Larry Collins. So I'd seen his library as the best books acclaimed by the world. उनका कलेक्शन था, and he used to be a very very voracious reader. बहुत पढ़ते थे। लेकिन जो मैंने बताया आपको कि कुछ चीज़ों से लोग जाने जाते हैं, so he being a very prolific writer, so what used to happen that whenever he wrote anything on any topic in the astrological magazine, उस पे उनको काफ़ी एडिटोरियल कमेंट्स और उनके रीडरशिप के कमेंट्स उनके फेवर में आते थे। मैं 1978 में 12th कर रहा था और क्रिकेट काफ़ी खेलता था, लीग के मैचेस खेलता था। अलीगढ़ की बात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम उनके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पिच में भी जाके खेलते थे। वहाँ पे क्या हुआ कि जो प्लेयर्स थे वो मुझे हाथ दिखाने लगे और वो बोले कि भाई आपके पिताजी तो ज्योतिष जानते हैं, तो आप भी जानते होंगे। तो कुंडलियाँ तो होती नहीं थी मुस्लिम्स के पास। हनीफ मोहम्मद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्रिकेट के कैप्टन थे, बाद में यूपी में भी वो खेले, यूपी की टीम को उन्होंने लीड किया। तो उनके पास एक चीज़ होती थी हाथ दिखाने का। तो मोस्टली मुस्लिम प्लेयर्स होते थे, तो वो जैसे बब्बर थे, वो बड़े फास्ट बॉलर थे, तो वो हाथ मत दिखाते थे। अब यूँ समझिए कि चूँकि मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता था जो कि जिसमें ज्योतिष के संस्कार थे, तो माता सरस्वती की एक कृपा होती थी। तो पूजा जी मैं कोई बात अगर बोल देता था तो वो बात सही हो जाती थी। जैसे मैंने उनसे कहा कि आज के मैच में तो आप 50 क्रॉस करेंगे या आज आप 4 रन पे आउट होंगे, 4 रन पे वो आउट हो गए। तो ये धीरे धीरे करते हुए मुझे भी इसका मजा आने लगा कि लोग मुझे जानने लगे वहाँ कि मैं ज्योतिषी हूँ। आप जानते हैं इंटरमीडिएट के बच्चे बड़े गलेबल होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कहीं से शोहरत मिले, लोग उनको जाने,
क्रिकेट में तो हम एवरेज खेलते थे। तो इनफैक्ट आपको मतलब एक फनी बात मैं आपको बताऊँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम लोग वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते थे, तो ये हनीफ मोहम्मद, बाबर और दूसरे बहुत से प्लेयर्स के मैं नाम भूल गया, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ अस, लेकिन वो हमें बैटिंग नहीं करने देते थे, बॉलिंग नहीं देते थे। हमारा काम ही फील्डिंग करने का होता था, क्योंकि उनको फील्डर्स चाहिए होता था कि बॉल पकड़ के लाए और फिर वो खेले। नेट प्रैक्टिस करते थे तो फिर फील्ड में करते थे, तो हम बॉल पकड़ने जाते थे। तो मैं आपको ये बताऊँ 1978 की घटना है कि मैंने ये एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन को पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा अच्छी पकड़ थी और वोकैबुलरी में अच्छी पकड़ थी, तो मैं उसको समझने लगा, तो मेरा इंटरेस्ट वहां से जागा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बचपन से ही रुझान, बचपन से, और मेरे पिताजी मेरे पहले गुरु बन गए, क्योंकि जब आप क्यूरियोसिटी में जाते हैं और इतने सदहृदय सज्जन पिता होते हैं जिनको वंस इन अ ब्लू मून कभी गुस्सा आ जाए तो वो मेरी मार्कशीट देख के आता था। सर, बट आपने बताया कि फैमिली में सिविल सर्वेंट्स थे और इतना पढ़ने लिखने वाला माहौल, तो क्या आपको रोका नहीं गया कि नहीं नहीं ये अभी आपके लिए ठीक नहीं है? ये तो आपका पूजा जी आपने बहुत सही बात बोली। हमारे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं, उन ट्रेडिशनल फैमिलीज में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बिजनेस क्लास के होते हैं और दूसरा सर्विस क्लास के, और ये इतना कंपार्टमेंटलाइज है कि कभी भी उनको ये नहीं लगता कि वो फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता उनको कि सर्विस क्लास वाला बिजनेस कोई अपना शुरू करे। आज परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि आप इतने ढेर सारे स्टार्टअप देख रहे हैं, और इवन हमारे नारायण मूर्ति जी जो हैं, ही वाज एन एम्प्लॉई ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एंड ही वर्क देयर एंड ही ओन दैट कंपनी। तो इन्फोसिस आप देखिए, तो उसके बाद वो मल्टी बिलियनर। वो चीज़ें हमारे समय में नहीं होती थी। 1978 में ये एक बहुत बड़ा एक माता पिता का एक ख्वाब होता था कि वो जिस क्षेत्र में, जैसे बिजनेस परिवार के जो बच्चे थे, वो उनको मालूम था कि उन्होंने अपने पिता के ही बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उनको बचपन से ही बीच बीच में फैक्ट्री जाने, दुकान में जाने की आदत डाली जाती थी। और हमारे साथ में ये होता था, क्योंकि बिजनेस वॉज ए बिग नो, बिकॉज इट यूज्ड टू कॉस्ट मनी, तो इतना बड़ा नो हो जाने की वजह से तो हमें यही कहा जाता था कि द ओनली थिंग विच कैन मेक ए डिफरेंस इन योर करियर इज द स्कोरिंग इन योर एकेडमिक्स एंड हाउ यू फेयर वेल इन योर एकेडमिक्स। इफ यू आर नॉट एबल टू सक्सीड, इट मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन इवन द करियर। तो ये चलने लगा। एनडीए का भी एग्जाम दिया, तो इसके अलावा सीडीएस का भी एग्जाम दिया, तो एक कंपटीशन की जो भावना थी बचपन से। और उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा। हमारे साथ में मेरे कई सहपाठी मिलते हैं मुझसे, जो कि आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर हो गए हैं। तो वो मुझे बड़ा एक अच्छे लेवल पे रेकन करते थे, तो उन्हें लगता था कि बिकॉज ऑफ माई stronger common sense and habit of reading books, मैं सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकता हूँ। और वो मुझे बड़ा उत्साह भी बनाते थे कि आप जो है निकल जाओगे, आप अपनी कोशिश करते रहो। लेकिन मेरा जिंदगी में ना जो भी काम पूजा जी सिंगलनेस ऑफ पर्पस से होता है, जिस काम में भी आप सिंगलनेस ऑफ, जैसे कहने का मतलब विराट कोहली हैं, सचिन हैं, इन्होंने चेस नहीं खेला, या खेला होगा तो थोड़ा खेला होगा, गोल्फ नहीं खेला होगा थोड़ा खेला होगा, लेकिन पूरी जिंदगी इन्होंने लगा दी। आज 35 साल के हो गए विराट कोहली, क्रिकेट को खेलते, बचपन से खेल रहे, तो क्रिकेट में ही वो महानता में आ गए। तो जिंदगी का ये जो उसूल था, ये उसूल मैं 1978 में इस उसूल से मैं डगमगा गया, और मैं साइड बाय साइड एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, साइड बाय साइड एक राइटर बन गया, साइड बाय साइड में दूसरे, मुझे क्लासिकल म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था,
तो मैंने एक गुरुजी को ज्वाइन किया था क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए, लेकिन whatever that you do with single note purpose, it will definitely ensure you success. So I attribute that to my failure in civil services examination, so I could not succeed. लेकिन मेरे साथ में एक अच्छी पेरेंटल गाइडेंस रही। हमारे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम MBA करो। जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उनका ये सलाह थी तुम पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज कर लो। तो वो पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का कोर्स करके मैं मारुति उद्योग लिमिटेड में मैंने एक इंटर्नशिप की। उसके बाद मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब में आया, तो वहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत से काम किया और काफी सक्सेसफुल हुआ। सर, आपने ट्रेडिशनल फैमिली की बात करी और ये हम सभी जानते हैं कि जब भी ट्रेडिशनल फैमिली की बात होती है तो सबसे पहले जोर सिर्फ एकेडमिक्स पे होता है कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि धारणा तब से लेके अब तक कितनी बदली है? बदलाव आया है या नहीं? देखिए, बदलाव पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं आया है। बदलाव जो आया है वो व्यक्ति के इनिशिएटिव, बच्चों के इनिशिएटिव से आया है। जैसे अगर आप ये देखें कि आज अगर इतने सक्सेसफुल जोमेटो में 3 लड़के जो उन्होंने IIT से पास किया, उन्होंने जोमेटो कंपनी खड़ी की और आज वो सोच रहे हैं कि अगले 2 साल में उसको लिस्ट कर देंगे, पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगी। तो उस कंपनी को चलाने वाले वो 3 लड़के, मेरे हिसाब से उन्होंने अपने घर के लेवल पे काफी उनको इसका डिस्करेजमेंट मिला होगा। क्योंकि आप जानते हैं IIT से अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है इंजीनियरिंग में, उसको 40 से 50 लाख का जॉब तो उसका कंफर्म्ड होता है, क्योंकि वो एक अलग प्रेशर होता है कि IIT करके आप कर क्या रहे हैं। हाँ, फिर और IIT के बाद में कैंपस प्लेसमेंट भी आती है, उसकी जॉब मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड होती है। तो मेरे हिसाब से उनको काफी ज्यादा उनको रेजिस्टेंस मिला होगा, लेकिन वो उनकी अपनी विल पावर थी कि उन्होंने खड़ा किया। और ये केस तो वन अमंग्स दी नाउ मिलियंस होने लगे। दिस काइंड ऑफ केस अगर आज आप देखें जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं सक्सेसफुल हो रही हैं, तो जो बच्चे हैं वो बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, IIM से करके आए हैं, IIT से करके आए हैं, और उसके बाद उन्होंने वो कंपनी शुरू की हैं और वो उसमें बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो गए। तो आपने जो अवधारणा की बात की, अवधारणा मैं कहूंगा आज भी पेरेंटल अवधारणा नहीं करती है। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि आप उसी टाइपिफाइड वे में चलें, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन बच्चों का इनिशिएटिव बढ़ गया। दूसरा, कुछ सरकार की भी पॉलिसीज अच्छी आ गई हैं कि अगर आप कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर आप लगाना चाहते हैं तो सरकारी बहुत सी स्कीम्स आ चुकी हैं कि आप बैंक में जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको आसानी से 25 लाख का लोन मिल जाएगा, आपको वर्किंग कैपिटल का 10 लाख मिल जाएगा। स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा दिया है। MSME का जो मंत्रालय है वो तो बहुत काम कर रहा है। ये तो थी ट्रेडिशनल फैमिली और मॉडर्न थिंकिंग के बारे में बात। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर, आपका 25 साल का एस्ट्रोलॉजिकल करियर रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है और जीवन जीने का सही तरीका क्या है, जिसे आज हम कहीं ना कहीं शोर शराबे में, भीड़ भाड़ में भूलते जा रहे हैं? देखिए जज, ये क्वेश्चन जितना आसान सुनाई पड़ता है उतना ही ये गहन प्रश्न है। गहन प्रश्न ऐसे है कि इस प्रश्न की खोज में तमाम महात्माओं ने अपनी जिंदगी लगा दी। हमें समझने की जरूरत है, सबसे पहले तो मैं जिंदगी के बारे में, चूंकि एस्ट्रोलॉजी का एक शिक्षक हूं पिछले 25 वर्षों से, तो मैं क्या समझता हूं। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जीवन के अंदर पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके द्वारा कुछ चीजें निर्धारित होती हैं और फिर कुछ हमें फ्री विल मिली है। निर्धारित क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यू कैनॉट चूज योर पेरेंट्स। कैन एनी वन ऑफ यू चूज योर पेरेंट्स? नो। कितना अहम बात है कि आपके माता पिता आपके जीवन के अंदर पहले शिक्षक भी हैं एंड दे आर ऑल्सो द फर्स्ट प्रोवाइडर। फर्स्ट प्रोवाइडर का मतलब है
सपोज आप मुकेश अंबानी जी के घर में पैदा होते या धीरू भाई अंबानी जी के घर में पैदा होते, तो आपको क्या प्रोवाइड करते? लिमोजिन, आपको मर्सिडीज, आपको जैगुआर, आपको बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, एजुकेशन, और एनी टाइम दैट यू शोड अ पोटेंशियल ऑफ स्टडीज, you would not even think twice before sending you to Yale University, University of Chicago, or Harvard Business School, because he is resourceful. तो अब ये पहला पॉइंट मेरा है, क्योंकि कुछ चीजें आपके प्रारब्ध और संचित कर्मों पे आधारित हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों पे आधारित हैं, और जिन पे आपकी कोई चॉइस नहीं चलती। एक आपके माता पिता, दूसरा आपके भाई बहन, और तीसरी चीज जब आपका विवाह होता है तो आपके बच्चे। आप मेडिकल साइंस कहती है उसमें एक जेनेटिक फैक्टर है, क्रोमोसोम्स का फैक्टर है, लेकिन मेडिकल साइंस पहले से प्रोग्नोस्टिकेट नहीं करती कि आपका जेनेटिक फैक्टर इतना गड़बड़ा गया है कि आपको एक बच्चा ADHD वाला मिल जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ADHD की समस्या होती है, तो वो क्लास में क्या करते हैं, किसी दूसरे बच्चे को हाथ तोड़ देते हैं, पीट देते हैं, टीचर का जो है टीचर को मार देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, बिकॉज दे आर सीकर्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन उनको सबसे ज्यादा कब मिलता है कि जब वो टीचर को इतना परेशान करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष में या किसी स्टूडेंट कलीग के थ्रू, ताकि उनके पेरेंट्स को बुलाए वो टीचर। तो ये ADHD, फिर प्रॉब्लम आती है ऑटिज्म की। ऑटिज्म वाले बच्चे, मेडिकल साइंस कभी भी DNA की एनालिसिस करके हस्बैंड वाइफ के, ये आज तक प्रोग्नोस्टिकेट या प्रेडिक्ट नहीं कर पाई है कि आपके बच्चों में इस तरह का डिफेक्ट आएगा कि एक बच्चा आपका मेंटली रिटार्डेड होगा, उसकी उम्र अगर 4 वर्ष की होगी तो उसके ब्रेन की उम्र 0 वर्ष की होगी, या वो बच्चा जो 20 वर्ष का होगा तो उसके ब्रेन की उम्र जो है सिर्फ 3 वर्ष की या 10 वर्ष की होगी। आज तक मेडिकल साइंस ने शुरू से किसी को भी फोरवॉर्न नहीं किया है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनपुट इज गोइंग इनटू रिसर्च वर्क इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी पे मिलियंस का डॉलर्स का रिसर्च इनपुट जाता है प्रति वर्ष, फिर भी वो आज इस मामले में कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन हमारा साइंस है, हमारा साइंस जो है इस बात को पहले से बता सकता है, कुंडली को देख के, सप्तांशा को देख के, D7 को देख के, कि क्या किसी को इस तरह के बच्चे प्राप्त हो सकते हैं जो उसके लिए दुख का कारण बने। इसी का तीसरा पहलू, अब आपने देखा कि कुछ चीजों में हमारा बिल्कुल भी बस नहीं चलता, जैसे कि आप किन माता पिता में पैदा होंगे। अभी मैं ना पीछे एक हॉलीवुड सीरीज देख रहा था, उसमें सीरियल किलर्स के बारे में एक प्रोग्राम आ रहा था, जैसे कि जोडियक ने 58 विमेंस को स्लॉटर किया, मारा। टेड बेंडी ने उसने 50 का तो कन्फेशन किया कि उन्हें 50 लड़कियों को मारा। और टेड बेंडी अमेरिका का एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था, और उसके बारे में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन FBI ने किया तो उन्हें लगा कि इसकी संख्या 100 से ऊपर की है। इसी तरह से आपने हिंदुस्तान में देखा निठारी कांड था। निठारी कांड भी आप जानते हैं, मंडेर का, महेंद्र सिंह मंडेर, और उसका था वो कोहली। अब तो खैर वो दोनों छोड़ दिए गए, हाईकोर्ट ने छोड़ दिए, जबकि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या मौत की सजा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरह के जब लोगों के पीछे साइकोलॉजिस्ट गए उनके चाइल्डहुड, तो उन्होंने कहा टेड बंडी का तो चाइल्डहुड बहुत ही चक्कर था। उसकी माँ ड्रग एडिक्ट थी, उसके पिता माता को मारते थे, फिर पिता ने उसको छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया और दूसरे रिलेशन में चले गए। और माता जो है उसकी इतनी ज्यादा ड्रग्स में पड़ गई कि जब वो टेड बंडी को पीटती थी तो वो जानवरों से बदतर पीटती।
तो कहने का मतलब है इसके पीछे कहानियां आने लगी कि ये जितने भी सीरियल किलर्स हैं, जो कि 129 अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, उन सबका चाइल्डहुड बहुत खराब था। अब ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि यू कांट चूज योर पेरेंट्स, मैंने आपसे बोला था। अगर कोई लड़का ऐसे पेरेंट्स की वहां पैदा होता है जहां माता पिता का आपस में मनमुटाव इतना हो और पिता ड्रिंक करने के बाद माता को पीटते हों, गाली गलौज करते हों या दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हों, तो क्या इस बच्चे को जीवन में जो करना चाहिए क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ज्योतिष हमें क्या सिखाती है कि जो हम एक ऋणानुबंधन से चलते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों पे आधारित जो हमारा ऋणानुबंधन है, वही हमारे जीवन के अहम सूत्रों को निर्धारित करता है। ना तो आप जिंदगी एक प्रिज्मिक होल है जिसमें से 3 मेजर एस्पेक्ट जिनका इंपैक्ट आपके जीवन के पहले एकेडमिक्स पे पड़ता है, फिर करियर पे पड़ता है, फिर आपकी डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस पे पड़ता है। ये तीनों बात। पहली बात आप सोचिए, एकेडमिक पे पड़ेगा अगर आपको अच्छे माँ बाप मिले। दूसरी बात आप सोचिए, अगर आपको अच्छे माँ बाप मिले तो आपको सारा प्रोत्साहन मिलेगा जीवन के अंदर अच्छी एजुकेशन करने का। अब तीसरी बात सोचिए, सपोज आपको अच्छे सिबलिंग्स मिल गए तो क्या होगा कि आपको एक घर के अंदर डोमेस्टिक पीस हैप्पीनेस मिलेगी। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ हैं कि अगर किसी को बच्चों में कोई कमी मिल जाए, जो कि एस्ट्रोलॉजी बताती है D7 चार्ट से कि मिलता है, तो उसका क्या होगा कि ऐसे बच्चों की वजह से डोमेस्टिक पीस हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगा, वो परिवार ही ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिवार का फोकल अटेंशन बच्चों को सुधारने पे बना रहेगा, या उनकी जो तकलीफें हैं, फिजिकल तकलीफें, मानसिक तकलीफें, उन्हीं पे कंसंट्रेशन रहेगा। एक होता है हमारा ऋणान, जो बहुत दृढ़ कर्माज होते हैं पास्ट लाइफ के, वो हमारे बहुत से ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनपे उनका निर्धारण होता है, उनपे उनका कंट्रोल होता है। इसके बाद हमें फ्री विल मिलती है। अब देखिए, जो फ्री विल का कंसेप्ट है, ज्योतिष को लिखने वाले ऋषि पाराशर जैसे बृहद पाराशर होराशर, उन्होंने लघु पाराशरी लिखी, मध्य पाराशरी लिखी, बृहद पाराशर होराशास लिखा। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से मैंने ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद किया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय से मैंने वहां से लघु पाराशरी किया और वास्तुशास्त्र किया, और भूषण की क्लासेस मैंने अटेंड की। इसके अलावा मैं उसके बाद भारतीय विद्याभवन से मैंने अलंकार आचार्य की क्लासेस अटेंड की। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो फ्री विल का कंसेप्ट है, उसके बारे में भी ऋषियों ने आपसे बोला है कि आपके जीवन 3 चीजों पे चलता है। पहला होता है अनुवांशिकता। इसीलिए आप देखिए, मेडिकल साइंस भी कह रही है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होने के चांसेस है। इवन आज तो वो हार्ट के केसेस को, कैंसर के केसेस को भी अनुवांशिक मानते हैं, जेनेटिक। दूसरा होता है वातावरणी। वातावरणी का मतलब है किस वातावरण में आपका। इसीलिए देखिए, मैं एक पेरेंट हूं, आप भी एक समय पर पेरेंट हो जाएंगी, तो आप भी अपने बच्चों को भेजते समय अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगी, क्योंकि हम अच्छा वातावरण देना चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि उसका भी उस पर इम्पैक्ट होता है। और तीसरा जो होता है वो हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म और बुरे कर्म, और इस जन्म के अच्छे कर्म बुरे कर्मों का नेट बैलेंस होता है। अब मैं आपका प्रश्न का उत्तर यहां से शुरू हो गया कि ज्योतिष की इतनी लंबी पढ़ाने की जो पैशन था मेरा, और कॉर्पोरेट का इतना लंबा कल्चर जो कि मुझे बड़ा साइंटिफिक बनाता है, इन दोनों को निचोड़ के मैंने क्या एक तत्व पाया। वो तत्व यही है, फ्री विल का कॉन्सेप्ट आपके पास है। आप हर चीज के अंदर आप को सिचुएशन 2 चॉइस देती है, टू डू दिस, नॉट टू डू दिस। जैसे कहने का मतलब है, एक यहां पे $200 बड़े हैं और कमरे में कोई ना हो, मैं सिर्फ हूं, ये चॉइस है मेरे पास कि आई कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पर्सन कि आपका है, उनसे पूछ सकता हूं, या मैं उसमें अपना एक $100 मिला के रख दूं और ज्यादा दे दूं,
क्योंकि दिवाली आ रही तो जिसका भी है उसको एक गिफ्ट मिल जाए, या मैं उठा के अपने जिम में रखूं। ये फ्री विल है, इसी को फ्री विल बोलते हैं। तो आप देखिए तीनों चॉइस लोग यूज करते हैं। धर्मशालाओं में लोग जितना उनसे एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा करते हैं। कोई कई बार क्या होता है कि हम जब बच्चे थे और रामलीला होती थी तो हम पड़ोसियों के पास पर्ची कटवाने जाते थे, कहते थे अंकल जी बगल वालों ने 51 दिया, इन्होंने 51 तो कम से कम आपको देना पड़ेगा। वो 101 रुपये देते थे। ये फ्री विल भी आपके पास कि आप ज्यादा कर सकते हैं। आप एक गरीब आदमी आपके पास खाने के लिए आया है, आप जाड़े का मौका आ रहा है, आप उसको कंबल भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे कंबल हैं जो कंबल आपके अब यूज नहीं आप कर रहे, आपने नए कंबल खरीद दिए तो दे सकते हैं आप। दूसरा, आप किसी का पैसा भी छीन सकते हैं। आज इतना देखिए षड्रिपु आज कितने ज्यादा ताकतवर हो गए। षड्रिपु कहां से आते हैं? हमारे विमशांसा कुंडली के छठे भाव से आते हैं। षड्रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेक्सुअलिटी। ये ऋषियों ने किसी भी चीज की मॉडरेशन को मना नहीं किया। उन्होंने कहा पति पत्नी के बीच में अगर काम है तो तभी संतान, और इसमें कहते हैं आत्मनो जायते पुत्र, मतलब अगर आपका संतान प्राप्त करेंगे तो आपको पति पत्नी के बीच में काम की स्थिति होनी चाहिए, तभी संतान प्राप्त होगी। क्रोध, थोड़ा क्रोध करना इससे डिसिप्लिन बनता है। लेकिन कोई आदमी छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगे, ड्राइवर अच्छा चला रहा है फिर भी ड्राइवर को कह दे कि तुझे अकल नहीं है, कहां ब्रेक मार रहा है, लेफ्ट क्यों ले जा रहा है, मैं जब चला तो तुमने गाड़ी का दरवाजा क्यों नहीं, ये क्रोध की बात है। ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं होता। लोभ का मतलब है जीवन में, गीता जी ने कहा है क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे यहां से। और आप देखिए लोग की स्थिति है, लोगों को मालूम है एवरेज लाइफ हिंदुस्तान के अंदर 65 वर्ष की है। जीने वाले तो 80-90 तक भी जीते हैं, लेकिन 75 के बाद जीना ना जीना बेकार है, क्योंकि घूम नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। तो उसका मतलब इतने छोटे समय क्या है का एक स्पैन उनको मिलता है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, लोभ इतना है, पैसा नहीं देना चाहते अपने वर्कर्स को, अपने सर्वेंट्स को, अपने ड्राइवर्स को, अपने एम्प्लॉइज को। क्यों नहीं देना चाहते? किसके लिए वो किसके लिए बचा रहे, जब वो लेके नहीं जा सकते ऊपर, अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए। तो ये मूर्खता वाली बात है। तो ज्योतिष हमें सिखाती है कि जीवन में मॉडरेशन, तो मैंने जैसे कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब मोह की जो बात है, सबसे बड़ा मोह हमारा किस चीज से होता है? हमें अपने जीवन से सबसे बड़ा मोह है। देखिए पांडव जिस समय वनवास कर रहे थे उस समय की बात है कि वो एक जलाशय में मिला, वो काफी थक गए और पानी की वो थी, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि जाके जल ले आओ। वहां यक्ष उस जल का रखवाला था, तो यक्ष ने कहा तुम मेरे प्रश्नों के जवाब दो फिर पानी पियो। उसने कहा नहीं, मुझे तो पानी की बहुत प्यास लगी, पिया, मर गया। उसके बाद एक एक करते हुए सारे पांडव उस जलाशय का पानी पी के उनकी डेथ हुई। युधिष्ठिर सबसे लास्ट में पहुंचे। जैसे ही यक्ष ने से आवाज आई कि अगर जल पीना है तो मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर नमन किया उन्होंने यक्ष को। मैंने कहा आप तो, उन्होंने कहा आप देव समान हैं, जिस देवता की बात ना मानने से मेरा इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धन अर्जुन की मौत हो सकती है, हाथियों के बलों के समान बल रखने वाले भीम की मृत्यु हो सकती है। तो आप तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप तो बहुत पहुंचे हुए ईश्वर हैं, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। उन्होंने पहला प्रश्न ही पूछा था। अभी इस प्रश्न का आपको सबसे अच्छा आंसर यहां से मिलेगा। उन्होंने कहा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चलायमान कौन? उन्होंने कहा मन। मन है सबसे ज्यादा चलायमान अभी यहां पृथ्वी में, अभी चंद्रमा पे, इससे ज्यादा चलायमान कुछ नहीं है। अभी वो आपके घर चला जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर मनुष्य को जाना मालूम है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, लेकिन वो फिर भी मृत्यु से दूर भागता है, और मृत्यु के कगाने पे भी वो लोभ मोह इनको नहीं छोड़ पाता।
एक बात उन्होंने कही, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? उन्होंने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है माता पिता के कंधे पे पुत्र का शव जाना, पुत्र की अर्थी का जाना। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है संसार में। फिर उन्होंने पूछा कि पृथ्वी से बड़ा मतलब पृथ्वी से बड़ा कौन? तो उन्होंने कहा पृथ्वी से बाहर माँ का स्थान है। उन्होंने कहा पर्वतों से ऊंचा कौन? उन्होंने कहा पिता का स्थान है। क्यों भाई आपको रक्षा दे? इस तरीके से उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन आपके प्रश्न का आंसर देते हुए कहूंगा कि जो षड्रिपु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का मतलब होता है घमंड, और मत्सर का होता है जेलसी। ये जीवन हमारे अंदर ना, हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें कोई चीज क्यों मिली है, क्यों नहीं मिली। हमें इस बात का दुख है कि मेरे पड़ोसी के पास में जैगुआर कैसे आ गई। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पड़ोसी का लड़का आईएएस क्यों हो गया। ये जेलसी है। या मेरे चाचा के बच्चे जो हैं वो तरक्की क्यों कर रहे हैं। तो ये ज्योतिष हमें सिखाता है। ज्योतिष हमें सिखाता है हम ऋणानुबंधन से बंधे हैं। हमने पूर्व कई जन्मों के अंदर कुछ अच्छे काम किए हैं जिनकी वजह से जो हमें सुख भोगना है वो सुख हमें मिलेगा। और उसके लिए हम कितना भी फाइट कर लें, कोई हमें उसको रोक नहीं पाएगा। और कितनी भी हम फाइट करके उसको बढ़ाना चाहे, हम बढ़ा नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या हमें पता चलती है कि जो चीज हमारी इस बात का निर्धारण कर रही है कि हमारे पुण्य के काम और पाप के काम, तो क्या वो नियम इस जीवन में लागू नहीं? इस जीवन में भी तो लागू है। तो फिर यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबको हमने त्यागना है। और जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये कह लेना कि वो आदमी बुरा है क्योंकि वो आदमी जो है उस आदमी के अंदर वो सिगरेट पीता है, या वो आदमी बुरा है क्योंकि उसने शराब पी ली। हाँ, वो बुराइयां हैं, लेकिन वो शरीर के स्तर की बुराइयां हैं, मन के स्तर की बुराइयां उससे कहीं बड़ी हैं। अगर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं छोड़ पाएगा तो उसकी आत्मा कभी भी लिबरेट नहीं होगी। उसकी आत्मा को परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं होने वाली, ना इस जीवन में ना आगामी जीवन में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लिखा है वो होके रहेगा। लिखा है होके रहेगा। और यही हमें बताता है पूजा जी कि हमें जीवन में अपने जीवन को संचारने में और इसी जीवन में इस जीवन के असरों को अच्छा करने में, कन्वर्ट करने में हमें एक नेक राह पे, जिसमें हमने ये अपने उसमें 10 बुराइयां मानी गई। मतलब जो हमारे वेदांत थे वो तो 10 बुराइयां मानते। वो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, अहंकार। आलस्य को भी बुराई माना है। उन्होंने कहा तुम मृत्यु लोक पे आए हो कर्म करने के लिए। अगर तुम आलस कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा कर्म से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी एक बुराई है तुम्हारे अंदर। और उस पर जब तक तुम विजय नहीं प्राप्त करोगे तुम उस दलदल से नहीं निकल पाओगे, दुख होगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, ये 10 चीजें। अगर आप किसी से भी घृणा करते हैं, अगर किसी के साथ भी हिंसा करते हैं, और हिंसा को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, मानसिक हिंसा और शारीरिक हिंसा। अगर आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो आप कम से कम उसकी बुराइयां मत कीजिए। वो भी हिंसा है कि अगर मैं किसी की बुराई कर दूं तो उसके दिल के अंदर मैंने एक सुई चुभा दी। अगर मैं किसी से कहूं कि तुम निकम्मे हो, विदाउट प्रूविंग कि मैं तुमसे अच्छा काम कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज मैं एक पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी हूं और मैं दूसरा आदमी से कहूं तुम निकम्मे हो, कि ये पावर पोजीशन उसको ये अधिकार देती है कि मैं उसको निकाल सकता हूं, तो बेचारा चुपचाप होकर खड़े होकर सुनेगा। तो क्या ही मैं हिंसा नहीं कर रहा हूं? मैं उसके दिल पे हिंसा कर रहा हूं। ये गलत बात है। तो इसलिए जीवन को जीने में ये ज्योतिष का जो हमारा ज्ञान और अनुभव है, हमें एक बहुत न केवल सद्मार्ग पे चलने की शिक्षा देता है, हमें एक परमानंद की प्राप्ति का रास्ता इसी जीवन में दिखाता है। और हम अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा
न केवल तरक्की कर सकते हैं, हम लोगों को भी के लिए भी प्रेरणादायक बन सकते हैं। सर, अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने पिछले कर्मों की बात करी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस जीवन में अपने पिछले अच्छे या बुरे कर्मों को बदला जा सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, दुख और सुख ये हमारे मन का परसेप्शन है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनता है और वो बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है। एक लड़का जो आईपीएस बनने की ख्वाहिश रखता है और उसका पीसीएस में हो जाता है, डिप्टी एसपी में, वो एक कोने में जाके मासूम सा होके बैठेगा, उदासीन होके बैठेगा, जॉब में भी जाएगा तो उसको हमेशा इस बात का दुख होगा कि वो तो आईपीएस बनना चाहता था और वो डिप्टी एसपी से ज्वाइन कर रहा है। ये सारे दुख और सुख। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी 2 बहुत लायक बेटियां हैं जिन्होंने IIM बोर्ड से पढ़ाई की है, बहुत अच्छा करी। मैंने कभी भी जीवन के अंदर कि कोई संतान, मेल संतान होना जरूरी है, कभी ये जीवन में ना सोचा ना एम्बिशन रखा। जबकि मैं पुराने समय का हूँ जहाँ पे मेल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस होती थी। अब तो नहीं है, लेकिन पहले होती थी हमारे टाइम में। चूंकि मेरे अंदर नहीं थी तो दोनों बच्चियां मेरे पास, ये सबसे बड़ा एक खुशी की बात है कि मेरे पास 2 बेटियां हैं। और आपको पता है, बेटियां बेटों से ज्यादा ध्यान रखती हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब यह है, जब भी क्या होता है कि आप परमानंद की स्टेज में जाते जाते हैं तो वैसे वैसे आपको दुखों का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपका मन परिवर्तित हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का जीवन के अंदर पैसा खोता है तो वो दाढ़े मारता है, उसको बहुत दुख होता है कि मेरा पैसा खो गया, किसी ने चोरी कर ली। और वही अगर परमानंद की स्थिति में आ गया, ज्ञान की स्थिति में आ गया, तो उसको दिमाग में आएगा ये पैसा आया कहाँ से, क्या मैं जब पैदा हुआ लाया था? मैं तो नहीं लाया। ये तो मेरे इस तरह की परिस्थितियां बनती गई कि ये पैसा मैं कमा पाया, खो गया तो खो गया, फिर और कमा लेंगे। इसी का दूसरा पहलू है। एक तो ये पहलू हो गया कि आपके परसेप्शन के चेंज होने से, आपके मन के चेंज होने से, आपको परमानंद की स्थितियों में आ जाने से, जो कि आप अष्टांग योग से आ सकते हैं। अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये जो अष्टांग योग को जब आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो है मूलाधार से सहस्त्रार तक आपकी जो कुंडलिनी जागृत होने लगती है। तो आपको ये माया का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, आप उससे बाहर निकल पाते हैं। तो आपको जीवन में असली सच्चाइयों का पता चलने लगता है। तो आपके माइंड का सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। आपको दुख फिर दुख नहीं लगता, अब बहुत सुख भी आपको बहुत सुख नहीं देता। आप श्री कृष्ण भगवान की जो कहते हैं ना कि गृहस्थ में रहते हुए भी डिजायरलेस रहो, उस स्थितियों को आप प्राप्त करें। इसमें दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हर आदमी अष्टांग योग को प्राप्त नहीं कर सकता। हर आदमी जो है वो परमानंद की स्थिति में नहीं आ सकता। उसके लिए छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे उसको कोई तकलीफ हो रही है तो वो चाहता है कि तकलीफ दूर हो जाए। इसमें हमें भविष्य पुराण और अग्नि पुराण से सबसे अधिक सहूलियत मिलती है। उसमें अग्नि पुराण में और भविष्य पुराण में कहा है कि जो वेद के मंत्र हैं, वेद मंत्रों के सही तरीके से उच्चारण करने से आप जीवन के अंदर अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को आप बढ़ा सकते हैं, अच्छे कर्मों को, और खराब कर्मों को आप वॉश कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसमें 6 चीजें कही हैं। उसमें कहा है कि आप कर्म भी करें तो साथ में दान भी करें, उपवास भी करें। आप प्रारब्ध को बदलने के लिए
मंत्र, मणि, औषधि, दान, प्रारब्ध और कर्म। कर्म को मना नहीं किया कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी काम आपको nothing is going to fall on your hands as if falling from the heaven, ऐसा बात नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है कि अगर आप मंत्रों की साधना करें, आप मणि का मतलब जैसे स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स को अगर आप पहने, इसी तरह से औषधि का मतलब है अगर कोई बीमार है उसको औषधि दें। इसके अलावा दान पुण्य करें। दान पुण्य भी नीडी व्यक्ति को करने की जरूरत है, दान करें। इसके अलावा प्रारब्ध का मतलब होता है नेट बैलेंस ऑफ संचित कर्म और इस जन्म के कर्म। तो प्रारब्ध में अगर किसी भी तरह का कोई कमी है तो वो वैदिक पूजाओं के द्वारा ठीक हो जाती है, होम हवन के द्वारा ठीक हो जाती है। और फिर उन्होंने कहा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, कर्म करेगा तो इनसे परिवर्तित हो जाता है। जी, उम्मीद है आपको भी मेरी तरह इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गुरुजी, हमने अक्सर देखा है जब हम अपनी कुंडली लेके जाते हैं अलग अलग पंडितों के पास, हमें अलग अलग जवाब मिलते हैं। जबकि कई बार ये भी देखा गया है कि वो बातें सेम बताते हैं कि आपका ये ग्रह दशा चल रहे हैं, आपके ऊपर शनि की शादी चल रही है, लेकिन फिर भी उपाय कह लीजिए या जवाब कह लीजिए वो बहुत अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जी, मुझे बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि ऐसा होता है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष के अंदर नियम बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष में हम प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं? प्राप्त हम करना चाह रहे हैं एक व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से अगर एक साटन का कपड़ा अगर फेंक दिया जाए, उसमें जितने बट पड़ेंगे उतने मनुष्य के जीवन के अंदर वेरिएबिलिटी है। एक आदमी के पास में एक गाड़ी है, बेंटले है जो 4 करोड़ की, मसरीटा है जो 3 करोड़ 4 करोड़ की। एक आदमी के पास में एक छोटी गाड़ी है। एक आदमी को एक बहुत अच्छी पत्नी मिली है लेकिन वो कमाती नहीं। एक आदमी को कमाने वाली बहुत अच्छी पत्नी मिली है लेकिन वो उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। एक आदमी को एक बहुत अच्छी कमाने वाली मिली है, बहुत अच्छा स्वभाव भी है, लेकिन उसको बच्चे नहीं हो पा रहे। तो वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ की देखिए कितनी ज्यादा है। तो चूंकि हम ह्यूमन बीइंग को हम यहाँ डेलिनेट कर रहे हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं 9 ग्रह और 12 भावों के द्वारा, तो ये अपने आप में हरक्यूलियन टास्क है। वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। हर व्यक्ति बिल्कुल अपने आप में अनोखा है। इवन ट्विंस के केस में भी अनोखे होते हैं। ट्विंस की आदतें भी बिल्कुल फर्क होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जुड़वाओं में इतना फर्क है तो फिर आप समझिए हम तो जुड़वा भी नहीं, तो हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, हमें जीवन के अंदर क्या क्या मिलता है वो कितना फर्क होगा। तो एक तो ज्योतिषियों को इस वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि लाइफ हमारी बहुत वेरिएबिलिटीज का एक पूरा समुद्र है। उस समुद्र को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा एक अफसोस की बात जैसे मैंने आपसे कहा यह होती है कि ज्योतिषी अपने मन में इसके नियमों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसमें नियम बहुत साधारण, जब भी कोई चीज आप साधारण तरीके से, और इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक सर्जन के सर्जरी रूम में टोटल 88 इंप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर वो एक पेशेंट के ऊपर 88 के 88 लगाने लगेगा तो पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी। तो मेरे स्टूडेंट थे सर्जन, तो मैंने उनसे पूछा कितने आप यूज करते हैं? उन्होंने कहा 88 होते जरूर हैं लेकिन हम 5-6 यूज करते हैं। वही 5-6-7 जो है यूज होते हैं जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर उन्होंने काटना है तो स्कैल्पेल है, सीजर है, उन्हें खोलना है तो सीजर विद द रिंग है जिससे वो खोलते हैं पेट को, तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ये कहे कि नहीं मैं तो आज 88 के 88 इस्तेमाल करना है इस आदमी पे, तो पेशेंट की डेथ ही हो जाएगी। वही ज्योतिष के विद्यार्थियों को समझना चाहिए। ज्योतिष के अंदर नियम बहुत हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हर नियम को याद कर लेते हैं, हर नियम को लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई को 5,000 रुपये देके क्लाइंट बैठा है,
वो कहते हैं भाई आपके त्रिकोण की दशा है, केंद्र की दशा है, इनकी दशाओं में तो बहुत अच्छे फल आते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनता है। फिर वो हॉप करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, कहते हैं ओ हो मैंने आपको बोला अच्छे फल आएंगे, लेकिन अष्टक वर्ग के अंदर इन दोनों ही भावों पे बिंदु 21-22 है। अष्टक वर्ग के तो 28 बिंदु है नहीं इसमें, तो वो उससे कहेंगे आपको अच्छे परिणाम तो आने चाहिए थे, लेकिन अष्टक वर्ग ने कबाड़ा कर दिया इसलिए आपको अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। अब वो 5100 रुपये देकर फीस क्लाइंट उसके रूम से जा रहा है, वो उतना ही कंफ्यूज है जितना एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज है। तो आपकी बात तो सही है कि ऐसा होता है, लेकिन मैं एक ज्योतिष का शिक्षक हूँ 25 साल से, और मेरे प्रेडिक्शन जो है मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, और मेरे प्रेडिक्शन बाय डेट सही होते हैं। इसका कारण है बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक नियम है, साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम। घटना साधारण है अथवा विशिष्ट है। साधारण घटना यह है कि आप सुबह उठे, ऑफिस गए, वापस आए, चाय पिया, उसके बाद में खाना खाया, सो गए, साधारण घटना है। विशिष्ट घटना क्या है कि आपकी विशिष्ट घटना यह है कि आपने एग्जाम में पास कर लिया। विशिष्ट घटना यह है कि आपको जॉब मिल गया, आपको प्रमोशन मिल गया। और विशिष्ट घटना यह है कि आपको जो है आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये विशिष्ट घटना है। तो साधारण घटना है, ये विशिष्ट घटना है। दशा ने सिर्फ दो ही तरीके से फल देने, साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम ग्रहाणाम च स्वभावेन स्थान स्थितिम वशेन च। एक तो ग्रह ने अपने स्वभाव के फल देने, यानी कि ग्रह अगर सब बहुत मंगल ने अपनी दशा के फल देने, तो मंगल तेजी का प्लैनेट है, झगड़े का प्लैनेट है, थोड़ा उत्साह का प्लैनेट है, इनिशिएटिव का प्लैनेट है। मंगल क्या है, हर काम को जल्दी करने वाला है, क्विकर देन ईस्ट, तो जो भी काम करेगा जल्दी जल्दी करेगा। दूसरा डांट डपट वाला है, झगड़ा करने वाला है, डांटने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाला है। तो वो सब जो भी काम करेगा उन सब में इन सब चीजों को दिखाएगा। दूसरा स्थान स्थिति वसें, तो जो स्थितियां उस ग्रह के वश में हैं उनके फल देगा। तो उसके ग्रह के वश में क्या है कि ग्रह किन भावों का स्वामी है, किस भाव पे बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किन ग्रहों से दुष्ट है, किन भावों को देख रहा है, ये सब उसके वश में, तो उनके वो फल देगा। तो अगर आप सिंप्लिसिटी के साथ अगर जाएं, बहुत one should leave too many rules to advocates, because advocates have to deal with CRPC, IPC and evidence है। आप एडवोकेट नहीं हैं, आप ज्योतिषी हैं। मैं अपने सभी ज्योतिषी के विद्यार्थियों को कहता हूं कि आपने जो है बिल्कुल सिंपल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो रूल्स हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड हैं। एक ऋषि पाराशर ने सारे दशा को इंटरप्रेट करने का निचोड़ इसी बात से दे दिया कि साधारण विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम ग्रहाणाम च स्वभावेन स्थान स्थितिम वसें च। इसके अलावा उनका नियम है कि जो ग्रह जो है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पतिय त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा। ग्रह का त्रिकोणों का स्वामी है, उसने अच्छे फल देने। ग्रह अगर त्रिषडाय 316 का स्वामी है तो उसने अच्छे फल नहीं देने। इसी प्रकार उन्होंने कहा है लग्न व्यय द्वितीयेषु परेशान साचर्यत स्थानांतरान गुण्ये भवतो फलदायको। इतना आसान नियम है कि लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव के अपने रिजल्ट नहीं है, उनकी इतर राशि, उनकी दूसरी राशि से आप ये समझ लो कि उसने क्या परिणाम देने। फिर उन्होंने कहा है केंद्रों के ऊपर उन्होंने बड़ा आसान से बोल दिया है न दिश्यंती शुभम राम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चे शुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तर। केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र मार्कत्वे अपि जत्योर मार्ग स्थान सम संस्तुति। इस बात पे उन्होंने सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा अगर ग्रह सौम्य है और केंद्र भावों का स्वामी है तो वो किसी भी हालत में वो शुभ फल नहीं देगा। और क्रूराश्चे शुभम हेते, उन्होंने कहा अगर वही ग्रह अगर क्रूर होगा, मेलेफिक होगा तो शुभ फल देगा। क्रूराश्चे शुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरो उत्तरा। जितना प्रबल भाव का स्वामी होगा उतना ही उत्तरोत्तर बली होगा। अष्टम भाव का एक नियम उन्होंने दिया है भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुप्रत सैव शुद्ध संधाता लग्नाधीशो अपि चेत स्वयं न रंध्रे शत्रु दोषस्तु सूर्या चंद्रमसो भवे। ऋषि पाराशर ने कहा
कि भाग्य भाव आपका सबसे पावरफुल भाव है, उसी ने आपके भाग्य को बढ़ावा देना है। उस भाग्य से व्यय का भाव है रंध्रेश या अष्टमेश भाव। अष्टमेश कभी भी अच्छे फल नहीं देता क्योंकि वो भाग्य में कमी लेके आता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो अष्टमेश अगर लग्नेश हो जाए तो उसका फल खराब, इसका फल इतना खराब नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा सूर्य और चंद्रमा अगर अष्टमेश हो जाएंगे तो वो अष्टम भाव के अशुभ फलों को देना बंद कर देंगे, वो नहीं देंगे। तो एक मैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रहा था, तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी जी, मानसागरी का एक श्लोक वो बोलते थे, त्रिकटे एकादशे भौमा त्रिकटे एकादशे सौरा। त्रिकटे पूजा जी हमारा जो विषय है ना गुरु शिष्य परंपरा का है। हमारे गुरु जो बात बोलते हैं हम उन्हें शिरोधार्य मान के हम उनको फॉलो करते हैं, और इसी प्रकार से श्रुति स्मृति के द्वारा ज्योतिष आगे चलता है। तो हमारे जो श्रद्धेय गुरु जी थे डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी, वो मानसागरी का श्लोक ये कहते थे, त्रिकटे एकादशे भौमा त्रिकटे एकादशे सौरा त्रिकटे एकादशे राहुआ सर्वान अरिष्टान निहंत्याशु। इसका मतलब तीसरे छठे 11वें में अगर सौरा का मतलब सूर्य, सौरा का मतलब शनि, त्रिकटे एकादशे भौमा, भौमा का मतलब मंगल, और त्रिकटे एकादशे राहुआ, राहुआ का मतलब राहु। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर बैठेगा तो कुंडली के सभी दोषों को दूर करेगा। मैंने तमाम आईएएस अधिकारियों की कुंडली देखी है, क्लास 1 अफसर ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हॉरोस्कोप देखी है। और पूजा जी ये नियम हर एक की कुंडली में लागू होता है, या तो शनि होगा या मंगल होगा या राहु होगा, तीसरे छठे 11वें में होगा। इसीलिए आप देखिए डिप्टी कमिश्नर को दूर के ढोल सुहावने, हमें तो लगता है बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन वो ही इज वेयरिंग ए थ्रोन ऑफ क्राउन। हर दिन उसके अंदर फाइटिंग उसको करनी है, हर दिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन में काफी भागा दौड़ी करनी है, काफी बड़े बड़े काम, और हर दिन नया काम आना है। कभी नूह का वायलेंस हो गया, कभी कहीं हो गया, कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, हर समय उसको तैयार रहना पड़ता है, लेकिन विजित होता है। उन्होंने ऋषि ने कहा ये परेशानियां होंगी, लेकिन ये सभी अरिष्टों को ये मना नहीं किया कि इस आदमी को अरिष्ट नहीं मिलेगी। अरिष्ट का मतलब नेगेटिव घटनाएं इसके जीवन में नहीं होंगी, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि नेगेटिव घटनाएं होने के बावजूद ये व्यक्ति उन नेगेटिव घटनाओं को विजित करता हुआ निकल जाएगा। फिक्स नहीं रहेंगी वो, एक तरह वो से फिक्स नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, उन पे विजित हो जाएंगे। ये तो ज्योतिष बड़ा आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ एक अच्छे गुरु के सानिध्य से सीखा जाता है, और बहुत ज्यादा नियमों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम नियमों को अप्लाई करें। मैं ये नहीं कहता कि वो जो सर्जन है ऑपरेशन थिएटर में 88 इक्विपमेंट रखे हैं तो उनका यूज नहीं जानता, यूज उसको सिखाया जाता है। पूरी मेडिकल साइंस में, ग्रेस एनाटॉमी में, सब में सिखाया जाता है, लेकिन सिखाए जाने के का मतलब ये नहीं है कि वो 3 घंटे का ऑपरेशन है, वो 3 घंटे में 28 के 88 को यूज करने लगेगा। 3 घंटे में तो पेशेंट मर जाएगा। वो ये जानता है, वो एक ऐसा माली है जो ये जानता है कि ये बागवानी कैसे अच्छी होगी, और इसके लिए कम से कम इंप्लीमेंट यूज करके वो काम करता है। हाँ, वही जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें। आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर आपसे। आपको गुरुजी कह के संबोधित किया जाता है, और आमतौर पे हमने देखा है जब भी किसी गुरु की बात होती है या किसी एस्ट्रोलॉजर की बात होती है तो हमारी धारणा होती है कि चंदन का टीका होगा और कोई कुर्ते पजामे में होगा, लेकिन आप देख सकते हैं आपने बिल्कुल ही अपोजिट ड्रेसिंग सेंस रखा है और बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड। तो क्या सोचते हैं आप, मतलब क्या आप लोगों को इससे मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपकी कोई हॉबी होती है, हॉबी इस बात का की मोहताज नहीं है कि आपको संस्कृत आती है कि नहीं आती, इसकी भी मोहताज नहीं है कि आप हकला के बोल रहे हैं, तुतला के बोल रहे हैं, या आप चल नहीं पा रहे हैं। हॉबी जो है आपको परमानंद की प्राप्ति देती है। इसीलिए आप देखिए जो गिटारिस्ट होता है, गिटार हो जाता है तो खो जाता है। मैं हमेशा से कॉर्पोरेट कल्चर में ग्रूम्ड हुआ। मैंने 24 वर्ष मैं जैकेस इंडिया में था, जी कंज्यूमर फाइनेंस में था, तो मेरी पूरी
जो मेरा पूरा चेन ऑफ कमांड था, जो मेरा स्ट्रक्चर था, वो डलास टेक्सास में बैठता था, ऑस्टिन में, ह्यूस्टन में बैठता था। तो उनसे हमारी डेफिनेटली, वो सब अंग्रेज थे तो उनसे इंग्लिश में ही बात होती थी। कल्चर तो मेरा वही बना, क्योंकि मैंने 24-25 साल कॉर्पोरेट कल्चर में काम किया, तो टाई पहनने की, सूट पहनने की आदत थी। लेकिन ये जब भी आप कोई पैशन और कोई एजुकेशन या कोई आप विद्या का अध्ययन करते हैं, ये इस बात का मोहताज नहीं होता कि आपको उसके पैराफर्नेलिया की जरूरत पड़े, कि आप अगर तिलक ना लगा दें तो आपको ज्योतिष की किताबें कहेंगी मैं आपको कुछ नहीं बताती, ऐसा करेंगे। अगर आप तिलक ना लगाएं तो कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, वो पुस्तक धीरे से अपने आप बंद ना हो जाए, वो बंद होके ये कहेगी जब तक आप तिलक नहीं लगा के आओगे मैं खोलूंगी, ऐसा नहीं। देखिए, विद्या जो है माँ सरस्वती की देन है। आपको अंदरूनी तौर पे माँ सरस्वती का उपासक होने की जरूरत होती है। षड ऋपुओं पे आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जेलसी है, मत्सर, मद है आपका, अहंकार है मद, तो इन सब पे आपको कंट्रोल करना होता है। इसका कंट्रोल करने के लिए भी ये बाहर का जो चोगा है, इस चोगे का वो मोहताज नहीं। ये जो मैं पहनता हूं, ये मैं कल्चर की वजह से पहनता हूं। अगर आप किसी साउथ इंडियन से बात कर रहे होते तो वो लुंगी पहने होते और उसमें कोट पहने होते, वो उनका कल्चर है। किसी आप बंगाली बाबू से बात कर रहे होते तो बंगाली बाबू धोती पहने होते और एक कुर्ता पहने होते, जैसे किशोर कुमार जी पहनते थे। लेकिन क्या इस बात का फर्क पड़ा कि किशोर जी की मेलोडियस वॉइस कहीं से भी कम हो गई उस बात पे कि उन्होंने धोती पहनी है, और मोहम्मद रफी जो है पैंट क्यों पहनते थे? सीखने के लिए बंधने की जरूरत नहीं। बंधने की जरूरत। जैसा कि आपने देखा, किसी भी पैशन को फॉलो करने के लिए आपको बंधने की जरूरत नहीं है, और ये गुरुजी से हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। अगर आप भी मॉडर्न वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कुछ भी सवाल आपके मन में है, तो आप मनोज भंडारी जी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में